ठीक है, चलो देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा नहीं आया। देखो ज़रा ध्यान से, तुमको करना चाहिए था। देखो ये है तुम्हारा 20। 20 जब इसको करोगे तो क्या आएगा, -8। -8 आएगा और ये माइनस का अंदर गुणा होगा, ब्रैकेट में तो क्या होगा, +8 हो जाएगा। ये ब्रैकेट बंद कर लिया, भागित भागित। अब देखो इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे तुमने गलती की होगी। देखो पहले इसमें क्या करोगे, गुणा कराओगे। पहले इसका और इसका क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। कितना आ जाएगा, मंझला ब्रैकेट लगा लो, माइनस का आ जाएगा 20, माइनस का 20 आ जाएगा। इसके बाद इस वाले माइनस का, ये वाले माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। मंझला ब्रैकेट कर दिया बंद, प्लस का 56 डिवाइड बाई, अब माइनस का 27 और प्लस का 13 कितना हो जाएगा, 27 और 13 जब घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस का 14 आएगा। तो ये माइनस का 14 हो गया। अब देखो 20 और प्लस का 28 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 20 प्लस का 8 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, भागित। अब ये 20 में से 6 घटाओ, क्या आएगा, माइनस का 14 आ जाएगा, प्लस। अब ये 14 को 56 से भाग दो तो क्या आएगा, 14 चौके 56, 4 बढ़ जाएगा, लेकिन कौन सा आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा माइनस का 4। अब इसको 14 को 28 में भाग दोगे क्या आएगा, 14 दूना 28, कौन सा आएगा, माइनस का 2 आएगा। ये माइनस का 2 और ये प्लस माइनस का गुणा कराओगे तो क्या आएगा, माइनस का 4। ये माइनस का 2 और माइनस का 4, माइनस माइनस है तो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाते हैं। तो माइनस का 2 माइनस का 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। आंसर हो गया माइनस का 6। कितना सिंपल सवाल था। चलो ठीक है, अब 31 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व कराना था हमको। चलो 31 नंबर क्वेश्चन भी तुमको नहीं आया। कितना सिंपल सवाल है 31 का तुमने आंसर दिया 65, गलत है तुम्हारा, 35 आना चाहिए। देखो किस तरह से आएगा। कह रहा है कि शॉपिंग मॉल में P% की छूट देने के बाद 2990 रुपये में एक हैंडसेट बेचा गया। यानी कि ये तुम्हारा क्या है, SP है। ये 2990 क्या है तुम्हारा, SP है। ये तुम्हारा क्या है, SP है, इतने में बेचा गया। और हैंड बैंड का जो चिन्हित मूल्य था, यानी कि MRP जो थी, MRP कितनी थी हमारी, 4600 रुपये थी। तो P बताना कि P ये जो छूट थी वो कितने % की थी। ठीक है, यानी कि MRP हमारी कितनी की थी, 46 थी। हम पहले सबसे पहले CP होता है, उसके बाद MRP होता है, उसके बाद क्या होता है, SP होता है। चिन्हित कीमत मतलब खुदरा मूल्य यानी खुदरा मूल्य क्या होता था हमारा, MRP होता था। तो 4600 तो हमारी MRP हो गई, 4600 क्या होगी, MRP होगी। अब हमने कुछ छूट दी, यहाँ पे कुछ हमने छूट दी, लेकिन छूट हमको नहीं पता कि कितनी छूट हमने दी है। लेकिन हमें ये पता है कि छूट देने के बाद हमने उसको कितने में बेच दिया है, 2990 रुपये में बेच दिया। CP गायब कर रखा है इसने, MRP और SP से मतलब रखा है। तो कह रहा है ये जो छूट थी, ये जो छूट है, इस छूट को उसने नाम दे दिया P। इस छूट को नाम क्या दे दिया, P दे दिया है। कह रहा है ये छूट है, जो P छूट है, तो P की वैल्यू क्या है। ठीक है यार, 4600 की चीज़ थी, 2990 रुपये में बेच दी। 4600 की चीज़ थी, 2990 रुपये में बेच दी, तो कितनी छूट दी हमने, छूट हमने कितनी दे दी, घटा लो ज़रा। 0 से 0 गया 0, और 10 से 9 गया 1, और यहाँ कितना बचा, 15 से 9 गया 6, और 3 से 2 गया 1610 रुपये की छूट मिली। 1610 रुपये की छूट मिली कितने में, 1610 रुपये की छूट मिली कितने में मिली, 4600 में मिली। 1610 रुपये की छूट मिली 4600 में, इसलिए कितने में, 100 में कर लो। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब ऊपर से काट लो इसको, तो किससे काट लें, 2 से काट लो, 2 दूना 4, 2 3 6, इसको काटो 2 अट्ठे 16, और 0 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 0 2 पंचे 10। फिर से अब काट लेते हैं, हम लोग 23 से काट लेते हैं। तो 23 तिहाई 3 बार में जाएगा, तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 23 तिहाई कितना होता है, 23 तिहाई 3 दूना नहीं सॉरी 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 69 कितना होता है, 69 होता है। 69 1 70 में 11 बचेगा, 115 बचेगा। तो कितनी बजाएगा, 5 बार में जाएगा, 23 बचे 115, तो कितना आ जाएगा हमारा, 35 आ जाएगा। यानी कि 35% की छूट मिली, कितने परसेंट की, 35% की। तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, 35% की छूट मिली थी, ये P का मूल्य होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे करने लायक था, बताओ। ठीक है, तुमने गलत कर दिया। ठीक है, मतलब कि सोच लो, मतलब कि जो आते हुए क्वेश्चन जो तुम पढ़ चुके हो उन्हीं में गलत कर रहे हो, समझो। क्या बताएं तुमको, तुम भी महान हो। चलो 32 नंबर क्वेश्चन खैर आ गया तुमको। 33 नंबर क्वेश्चन तुमने अटैम्प्ट नहीं किया। बताइए, 33 नंबर क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया तुमने। हमको बताना है कि कौन सी, कह रहा निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो होती हैं जो केवल अपने पहाड़े से कटती हैं, जो केवल अपने पहाड़े से कटती हैं, वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमारा 7 हो गया, 7 क्या है, अभाज्य संख्या हो गया।
11 हो गया तो 11 भी हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। 13 हो गया, 13 भी क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। 17 हो गया, 17 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये केवल अपने पहाड़े से ही कटती हैं, ये केवल अपने पहाड़े से ही कटती हैं, अदरवाइज किसी दूसरे पहाड़े से नहीं कटती हैं। ठीक है, तो ज़रा देखो ये ऑप्शन देखो, 41 और 43 किसी पहाड़े में आता हो, नहीं आता है। ठीक है, 101 और 103 ये भी किसी के पहाड़े में नहीं आता है। 191 और 193 ये भी किसी के पहाड़े में नहीं आता है, केवल अपनी ही संख्या से कटता है। लेकिन हमारा जो 161 है, देखो 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। और एक बात याद रखना, जब भी अभाज्य संख्या वाली बात करेगा ना, तो ज़्यादातर अभाज्य संख्याओं से ही कटता है वो। 7 से 168 कट जाएगा, तो करो 7 दूनी 14, 2 बचाएगा 21, 7 तिरक 21, कट गया। तो दूसरा चेक करने की हमको 163 ज़रूरत ही नहीं है, एक ही ऑप्शन मिल गया 161 ही। तो ये हमारी कैसे अभाज्य संख्या नहीं, इसको सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 33 का सी ऑप्शन। ठीक है, 34 का बात करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन तुमने लगाया बी, बी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बी तुमने क्या कर लिया, वैल्यू पुटअप करके किया है बी। ये कह रहा है समाधानों की संख्या क्या होगी। तुमको याद है एक बार हमने भी ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था, ऐसे करके 2 जगह काट रहा था, तो कितने सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 2। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि समाधानों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो फिलहाल ऐसा फिगर दे रखा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फिगर ऐसा दे रखा है तो हम इसको ऐसे तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे कि हम डायग्राम पे बना लें, क्योंकि 2/3 को कहाँ दिखाएंगे, 1/3 को कहाँ दिखाएंगे, किस तरह से रेखा खींचेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हमारा क्या लिखा है कि x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3। ठीक है, और माइनस कर 2 बराबर 0। ये समाधानों की संख्या में बताना है कि समाधानों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे ले सकते हैं, x की पावर 2/3 प्लस का x की पावर 1/3, x की पावर 2/3 प्लस का x की पावर 1/3, 1/3 बराबर में क्या है, 2 है। हमने क्या कर दिया, दोनों पक्षों का घन कर दिया, क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, घन कर दिया। यानी घन करो ज़रा, तो x की पावर 2/1 यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस का b। तो यहाँ पे क्या होगा, x की पावर 2/3, देखो x की पावर 2/3 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, का क्या करोगे, क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2/3 इंटू कितना होगा, 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा, x की पावर 2 बचा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है, देखते हैं, डैट लिखते हैं ज़रा। ठीक है, तो ए क्यूब यानी कि एक्स की पावर 2/3 का पावर 3, यानी कि 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x² बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे x की पावर 1/3 का क्यूब करोगे तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा 1/3 इंटू 3 हो जाएगा, यानी a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab तो 3 और ab की जगह पे क्या लिखोगे, x की पावर 2/3 और प्लस x की पावर 1/3 बन गया। ठीक है, और 3ab रुक जाओ, गलत कर दिया हमने, वो प्लस में आएगा, प्लस का 3ab यानी कि x की पावर 2/3 और इंटू एक्स की पावर 1/3। अब यहाँ आएगा 3ab यानी 3ab और ब्रैकेट में a प्लस का b यानी कि x की पावर 2/3, इसको लिखेंगे x की पावर 2/3 प्लस का x की पावर 1/3 बराबर में क्या होगा, 2 का क्यूब यानी कि 8 हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई। अब देखो ज़रा यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x² प्लस का x प्लस का 3 ये बचेगा, प्लस का ये 2/3 और 1/3 को जोड़ो को क्या आएगा, 3/3, यानी कि केवल हमारा क्या बचेगा, केवल x बच जाएगा। इस ब्रैकेट में देख दो इसका मान कितना है, ये हमारा x की पावर 2/3 और प्लस x की पावर 1/3, तो x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 बराबर में क्या हो गया, 8 हो गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसके आगे सॉल्यूशन देख लेते हैं ज़रा। अब इसके आगे देखो क्या करेंगे, अब देखो हमारा क्या है, x² प्लस का x प्लस का 3 और ब्रैकेट प्लस का 2x बराबर 8, यही तो बता है। तो x और x को क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो 2x प्लस का x क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2x प्लस का x क्या होगा, 3। तो हमारा इस तरह से बनेगा x² प्लस का क्या बन जाएगा, 3x x²
ठीक है, प्लस का ये हमारा 2x और प्लस का x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और प्लस का 3 और इस पे 8 को इधर लेगा होगा माइनस का 8 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और कितना बचेगा माइनस का 5 बराबर क्या बचेगा 0। अब -5 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पे 3 आए, -5 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पे कितना है हमारा 3 आए। करो ज़रा, यानी 5 के ऐसे फैक्टर करो, 5 एकम 5, ऐसा नहीं आएगा यार, कुछ गलत कर दिए लग रहा है, कहीं ना कहीं पे कुछ गलती ज़रूर की है। देखो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि x की पावर देखो हमने इतना तो कर लिया था हमने एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का x प्लस का 3x इंटू 2 बराबर 8, इतना आ गया था अपना। देखो ज़रा, एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा x प्लस का 3 दूना 6x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x बराबर में हो गया 8। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का, इसको इधर ले माइनस का 8 बराबर 0, इसको कायदे से कर लेना, आ जाएगा तुम्हारा भी इसी तरीके से, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको क्या ले 8 के ऐसे फैक्टर करो, यहाँ पे 8 आएगा, 8 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पे कितना है 7 आना चाहिए, तो 8 एकम 8, तो इसको क्या लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का x माइनस का 8 बराबर 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको कर लेते हैं ज़रा, तो हमारा क्या बचा है, हमारा बचा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, देखो हमने क्या इसमें से x कॉमन ले लो, इसको एक साथ ले लो, इसमें से जब x कॉमन लोगे, ठीक है, तो देखो x इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा x प्लस का 8 बचेगा, और उस वाले में क्या कर लो माइनस का 1 कॉमन ले लो, माइनस का 1 कॉमन लो तो क्या बचेगा x प्लस का 8। इतनी चीज़ समझ में आ गई, अगर ना समझ में आया तो बता देना, कमेंट कर देना सवाल तो कर देंगे। अब ये x प्लस का 8 ये दोनों एक ब्रैकेट में हो गए, तो x प्लस का 8, ये x माइनस का 1 इनको एक ब्रैकेट में ले लो, ठीक है, बराबर में क्या होगा 0। जब x प्लस का 8 बराबर 0 तब x का मान कितना हो जाएगा -8, और जब x बराबर 1 x माइनस का 1 बराबर 0 है तब x का मान कितना हो जाएगा 1। तो x के कितने मान मिल रहे हैं, x के 2 मान मिल रहे हैं, x के कितने मान मिल रहे हैं 2 मान मिल रहे हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने होंगे 2 होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा सी ऑप्शन होगा, 34 का क्या हो जाएगा 34 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछता, अगर हमसे ये पूछता कि अच्छा ये बताओ कि x का मान क्या होगा, अगर यही पे क्वेश्चन पूछता कि x का मान बताओ, तब हमारा 1 सही होता, ठीक है, तब हमारा 1, क्योंकि x बराबर 1 भी आ रहा है, तो माइनस तो हम छोड़ देते थे वैसे भी, लेकिन समाधानों की संख्या पूछ रहा है इसलिए 2 सॉल्यूशन हो, क्योंकि x के मान कितने हैं 2 मिल रहे हैं, ठीक है। 34 का समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उधर से स्टार्टिंग में कैलकुलेशन में दिक्कत होगी थी, बाकी तरीका वही इसी तरीके से लगाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो 35 नंबर तो तुम्हारा आ गया था क्वेश्चन। अब बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर में क्वेश्चन में तुमने ऑप्शन दिया है डी यानी कि 124, लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा 134 आएगा, ठीक है। देखो ज़रा, कह निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ये का वर्गमूल है, सीधा वर्गमूल निकाल लो यार। देखो हमारा क्या है 17,956, हमें इसका वर्गमूल निकालना है, निकाल लो वर्गमूल। जोड़ा पीछे से बनाते हैं, ये जोड़ा बना 56 का, एक जोड़ा 79 का, और ये हमारा एक बचा है, ठीक है। तो भाग दो जरा, एक एक कम एक, तो ये एक नीचे उतर के आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हो जाएगा 2, ये एक से एक 0 हो गया, कोई टीचर जरूरत नहीं 0, ये 79 का जोड़ा अब नीचे उतर के आएगा। अब हम यहाँ पे 2 को ऐसा फिट करेंगे कि यहाँ 79 के, तो कितनी बार में, मान लो 23 बार में, 23 में 3 तिकानो 3 9 69, 23 बार में चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 ऊपर आ जाएगा। तो 3 का जब बुढ़ा होगा 23 इंटू 3 यानी 23 इंटू 3 का कराएंगे। अगर यहाँ पे 22 लिखते हैं तो 2 का गुणा कराते हैं, जितना जो लिखते हैं उस हिसाब से हम लोग गुणा कराते हैं, ठीक है। चलो तो 3 का गुणा कराओ जरा, 3 का कितना हो जाएगा 9, और 3 दूना 6, 69 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 ऐड कर लो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा 26, 9 से 9 गया 0, और 7 से 6 गया 1 बचा, अब हमारा क्या आएगा 56 आ जाएगा 56। अब 26 यानी कि एक बार 5 बार में 5 दूना 10 यानी कि कितनी बार में जाएगा
5 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 5 दूना 10, 265 इंटू 5 करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, 4 बार में चेक करते हैं। तो 264 यहाँ पे 4 लिखने की कोशिश करते हैं। 264 है तो इंटू भी क्या होगा, 4 का गुणा कराएंगे। कराओ जो रहा, 4 चौके 16 हासिल लग गया 1, 4 से 24 के 25 के 5 हासिल लग गया 2, 4 दूना 9 10, 1056 बिल्कुल पूरा पूरा आ गया। इसका मतलब 1056, और ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो कितना आ गया, ये 4 ऊपर आएगा तो कितना आ गया हमारा, 134 वर्गमूल आ गया। कितना आ गया, 134 वर्गमूल आ गया। ये आंसर होता है यार। ऐसे इस तरीके से भी निकाल सकते हो, है ना। बाकी वर्गमूल वाले चैप्टर में भी एक दूसरा मेथड बताया था, उससे भी निकाल सकते हो। जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उनका ऐसे भी निकलता है ना। ठीक है, अब देखो डायरेक्टरी का भी बताया था हमने। क्या संख्या हमारी 17, कितनी हमारी संख्या है, 17,956, 17,956 है। हमें क्या वर्गमूल निकालना है, तो पीछे से 2 संख्याएं छोड़ देंगे। अब ये 117 एंड 1 और 17 किसके किसके करीब आएगा, 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के करीब आएगा। 13 के स्क्वायर यानी कि 169 और 196 के करीब, इन्हीं के बीच में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 13 के करीब आएगा, तो हमारा क्या होगा, 13 हो गया। ठीक है, 13 तो फिक्स हो गया। अब ये जो 6 है, ये जो 6 है किसके किस में आता है, इकाई अंक 6 किस में आता है, एक तो 4 के स्क्वायर में आता है और एक 6 के स्क्वायर में आता है। तो यानी कि ये तो 4 होगा आंसर, या तो हमारा आंसर 134 होगा, या फिर हमारा आंसर क्या होगा, 136 होगा। इन दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा, पता चल गया हमारा। 134 होगा या फिर 136 होगा। ठीक है, अब तेरा देखो ये 169 179 जो है, 179 जो है ये किसके करीब है, 169 के करीब है कि 196। तो 169 के करीब है, यानी कि छोटी वैल्यू के करीब है। 196 और 169 में छोटा कौन है, 169। तो 179 जो है किसके, 169 के करीब, यानी छोटी वैल्यू करीब है। तो इसका छोटी वैल्यू क्या है, 134। तो 134 हमारा आंसर हो जाएगा, 136 आंसर नहीं होगा। ये हमारा डायरेक्ट तरीका हो गया। ठीक है, तो क्लियर हो गई होगी बात। चलो आगे बात करते हैं। तो हमने तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन, 36 नंबर करा दिया क्वेश्चन। अब 37 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 20/120 करके हो गया, 20/120 इंटू 100। ठीक है, अब देखो 38 नंबर क्वेश्चन। यार 38 नंबर क्वेश्चन गलत कर दिया तुमने, बताओ। अभी मेंसुरेशन वो पढ़ा है, हाइट एंड डिस्टेंस, और अभी गलत कर दिया, बताओ कितनी बेकार बात है। कि देखो कह रहा, मंच के ऊपर से इतने मीटर की दूरी पर एक टावर के शीर्ष का कोण कितना है, डिग्री है। ठीक है, यदि टावर की ऊंचाई हमारी 60 मीटर हो तो मंच की ऊंचाई बताइए। ठीक है, यानी कि ये हमारा मंच है, ये हमारा कहीं टावर है। ठीक है, तो मंच के ऊपर से यानी कि यहाँ से, इस तरह से बना लो फिगर। मंच के ऊपर यानी यहाँ से, यहाँ पे कोई खड़ा है, मंच के ऊपर से इतने मीटर की दूरी पर टावर, इतने मीटर की दूरी पर नहीं, 50√3, इतने मीटर की दूरी पर टावर है हमारा। ठीक है, इतने मीटर की दूरी पर टावर है। टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि जो उन्नयन कोण हमारा कितना है, 30 डिग्री दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। यदि टावर की ऊंचाई, यानी टावर की ऊंचाई जो हमारी टोटल कितनी है, 60 मीटर है। टावर की ऊंचाई टोटल कितनी है, 60 मीटर हो, तो बताइए मंच की ऊंचाई, ये हाइट बताने की, जो मंच की ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी। क्लियर इतनी बात, ये चीज़ हमको बतानी कि मंच की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, एच बताना है। ठीक है, तो इसको हम उस वाले बोर्ड पे चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिगर है हमारा। अब देखो ज़रा ध्यान से देखना ज़रा कि ये हमारा कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो ये कितना है, 90 डिग्री। तो ये कितना बचेगा, ये हमारा 60 डिग्री होगा 60 डिग्री। अब देखो ज़रा केवल छोटे वाली फिगर में देखो, ये हमारा 60 डिग्री होगा। अब देखो 60 डिग्री के सामने भुजा कितनी है, 50√3 है। 60 डिग्री के सामने 50√3, तो 30 डिग्री के सामने भुजा कितनी होगी, 50√3 बटे में √3 हो जाएगी। क्योंकि अगर हमने पढ़ा है कि 30 डिग्री के सामने भुजा ए है, तो 60 डिग्री के सामने a√3 होती है। तो लेकिन 60 डिग्री के सामने भुजा पता है, तो 60 डिग्री के सामने भुजा 50√3, तो 30 डिग्री के सामने क्या होगी, a/√3 होगा। ठीक है, तो क्या हमारा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 50√3 बटे में √3, तो कितना हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा 50। यानी कि ये हाइट हमारी कितनी होगी, 50 हो गई। अब टोटल कितनी है, 60, तो इसका मतलब ये वाली हाइट कितनी बची हमारी, 10 बची है, 10। तो इसका मतलब ये जो था एच कितना है, 10 मीटर है। 10 मीटर है, मतलब कि जो हमारी मंच है, यानी मंच जो है हमारे कितने मीटर का है, 10 मीटर का है। जो मंच है वो हमारा कितने मीटर का, 10 मीटर का है। ठीक है, जो मंच है हमारा कितने मीटर का है, 10 मीटर का है। तो 38 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा।
समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, ए प्लस का बी ए माइनस का बी आंसर आ गया होगा। ठीक है, चलो 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन भी तुम्हारा आ गया। इतने परसेंट का साधारण बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, एस आई बराबर पी आर टी पर 100 से हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब 40 नंबर हो गया। अब यार 41 नंबर क्वेश्चन क्यों नहीं आया तुमको? इसमें क्या दिक्कत थी बताओ? क्या है यार, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन नहीं किए हो क्या? 41 क्वेश्चन तुमने अटैम्प्ट ही नहीं मारा यार। क्या है यार, कैसे पढ़ रहे हो ट्रिग्नोमेट्री? सब पढ़ा चुके हैं ये सब चीज़ें। रेलवे लेवल की जो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी खत्म हो चुकी है, ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म हो गई, हाइट एंड डिस्टेंस भी खत्म हो गई है, ये समझ लो। देखो ज़रा 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉसेक ए बराबर कितना है। टेबल, इसका मतलब तुमको टेबल नहीं याद की हो, वैल्यू सी नहीं याद की हो। ठीक है, अब देखो कॉसेक ए बराबर कितना 2 है। अगर कॉसेक ए की वैल्यू नहीं याद हो रही तो कॉसेक ए को क्या ले सकते हो? कॉसेक ए को क्या ले सकते हो? साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो ये इसको मैं देखो, इसको हम ये ले सकते हैं साइन ए। साइन ए बराबर क्या ले सकते हैं? 1/2 ले सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका मतलब साइन ए, साइन का मान कब 1/2 क्या होता है? साइन 1/2 का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो कॉसेक वैसे भी कॉसेक 30 डिग्री का मान, कॉसेक 30 डिग्री का मान भी 2 होता है। अगर टेबल सही से याद हो, हमने बताया भी थी कैसे याद करना है। तो यानी कि ए का मान कितना हो गया? ए का मान हो गया 30 डिग्री। ए का मान कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ए हमें बता दिया, ए जो है हमारा 30 डिग्री का है। अब देखो सेक बराबर क्या लिखा है? √2 लिखा है। सेक बराबर क्या लिखा है? √2 लिखा है। चेंज कर लो उसको, मान लो नहीं समझ में आ रहा तो कॉस बराबर 1/√2 लिख सकते हो उसको। अगर इधर इन्वर्स कर रहे हो, इसकी इन्वर्स वैल्यू लिख रहे हो तो इधर भी तो इन्वर्स होगा 1/2 में। तो कॉस की वैल्यू 1/2 क्या होता है? 1/√2 क्या होता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 0 के मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो कॉस 45 डिग्री का भाई मान कितना होता है? 1/√2। तो यानी कि बी का मान कितना हो गया? 45 डिग्री। बी का मान कितना हो गया? 45 डिग्री। हमें ए प्लस का बी पूछा है, जोड़ लो दोनों को। नहीं जोड़ पाओगे क्या? 75 डिग्री आंसर हो गया। कितना ईजी क्वेश्चन है यार। अब ये क्वेश्चन तुमको करा भी चुके हैं सब क्वेश्चन, अब ये सब क्वेश्चन भी नहीं आएंगे तो क्या बताएं। अब देखो 42 नंबर तो क्वेश्चन तुमने छोड़ रखा है। बताओ 42 नंबर क्वेश्चन छोड़ रखा है यार। परसेंटेज नहीं पढ़ा है क्या तुमने? प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अपनी वाली कॉपी से भी तुमको पढ़ा चुके हैं, उसमें भी क्वेश्चन है यार। ये क्या कर रहे हो यार? देखो इसका मतलब तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो, इसका मतलब भाई बता रहे जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो यार। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन नहीं करोगे तो सारी पढ़ाई बेकार है, समझ लो। कह रहा है कि 144 रेडियो को बेचने पर 144 रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर ही हानि हो रही है। और बेच भी रखा है, 144 रेडियो को बेच रहा है। ठीक है, एसपी यानी कि 144 रेडियो को बेचा है। एसपी का मतलब क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। 144 मतलब बेचा है, 144 रेडियो को बेचा है। अब उसका जो 96 रेडियो के बराबर क्या होती है? हानि हो रही है। 96 रेडियो के बराबर हानि हो रही है, विक्रय मूल्य के बराबर ही हानि हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख लो हानि बराबर। हानि कितनी की हो रही है? 96 रेडियो के बराबर हानि हो रही है। इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य कितना रहा होगा? हमारा क्रय मूल्य जो है वो कितना रहा होगा? क्रय मूल्य जो कितना रहा होगा, यानी हानि हो रही है। इसका मतलब हम हानि कब होगी? हम जब 10 रुपये की चीज़ लाएंगे, 8 रुपये में बेच देंगे तो हमें हानि हुई। इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या है? ज़्यादा हुई, क्योंकि 10 रुपये की चीज़ लाए, 2 रुपये की हानि, यानी 8 रुपये में बेचा है। 10 रुपये की लाए थे, 8 रुपये में बेचा है, यानी सी पी हमारा कितना था? 10, और एस पी कितना है? 8। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा सी पी ज़्यादा होता है हानि में। तो हानि में सी पी ज़्यादा होता है। इसका मतलब हम कितने में सामान, मतलब 144 रुपये में। अब सवाल इस तरह से बन गया, 144 रुपये में बेचा हमने और 96 रुपये की हानि हुई, तो इसका मतलब सी पी कितना रहा होगा? जोड़ लो उसको। 9 और 6 4 10 का जो हासिल लग गया 1 है, और 14 हासिल लग गया 1, 240। ठीक है, 240 क्रय मूल्य हो गया। तो हमारा क्रय मूल्य 240, हानि 96, एस पी 144। क्या निकालना है? निकाल लो जो कुछ निकालना है। कह रहा है कि उस परसेंटेज हानि बतानी कितने परसेंट की हुई है। तो लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है? सी पी पे होता है। और छूट हमेशा किस पे होती है? अंकित मूल्य पे होती है। तो हमें निकालना है कितने परसेंट की हानि हुई, परसेंटेज में हानि बतानी है। देखो 96 रुपये की हानि हुई, कितने में? 240 में, इसलिए 100 में। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 24 चौके 96, यानी 40%। 40% की हानि हो गई। तो 42 का क्या होगा? 42 का हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन एक्सेप्ट करते हैं यार कि तुमसे ये क्वेश्चन होना चाहिए था। ठीक है, अब 31 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा होना चाहिए था।
ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन भी तुम्हारा होना चाहिए था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो थे तुमको छोड़ने लायक थे ही नहीं यार, जो तुम्हें बताने लायक भी नहीं थे, समझ लो क्वेश्चन, ठीक है। और 36 नंबर ये भी गलत है, बताओ 36 नंबर भी क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पा रहा था क्या? सोचो 3 क्वेश्चन तुमने ऐसे गलत कर दिए, ठीक है। अब 38 नंबर भी तुमसे होना चाहिए था, समझ रहे हो। और 41 नंबर क्वेश्चन भी तुमसे होना चाहिए था, और 42 नंबर भी क्वेश्चन होना चाहिए था। मतलब ये सब चीज़ें अगर पढ़ी ना हो तो चलो एक बात होता है कि चलो नहीं पढ़ाया हमने, नहीं हुआ। लेकिन यार पढ़ी हुई चीज़ें तुच्छ है, मतलब कि बिल्कुल 2 कौड़ी के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तुमसे। अब ये सब 42 नंबर क्वेश्चन, इसका मतलब तुमने रिवीजन नहीं किया यार परसेंटेज का सही से। सब रिवाइज करो यार, कोर्स जितना पढ़ लियो मैथ में, बता तो रहे बहुत पढ़ चुके हो तुम मैथ वगैरह में, इतना पढ़ चुके हो कि तुम रेलवे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 30 नंबर का पेपर, 30 क्वेश्चन ले लो, 30 में से 20 क्वेश्चन तुम्हारे सही हो सकते हैं, अगर तुम कायदे से जितना पढ़ चुके हो इतना ही पढ़ लो, अगर रिवाइज उतना रिविजन कर लो तो। चलो 43 नंबर क्वेश्चन हो चुका है तुमसे। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन तुमने छोड़ रखा है। अब देखो 44 नंबर भी क्वेश्चन नहीं होता। अब ये क्या है, तुम्हारे दिमाग का टेस्ट होता है ये, कि ये तुम्हारे दिमाग का टेस्ट हो रहा है कि तुम्हारा दिमाग कितना तेज है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं होते। अब देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि सुबह 6 बजे से 44 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, कह रहा है कि सुबह 6 से दिन के 12 बजे तक, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक की औसतन कितने प्रस्थान करते हैं। औसतन जो है यानी औसत में निकालना है, कुल मिला के क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसतन कितने प्रस्थान करते हैं सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक। देखो सुबह 6 बजे से 12 बजे तक है, ये सब प्रस्थान कर रहे हैं, हमें इसका औसत निकालना है। क्या पूछ रहा है, औसतन यानी औसत निकालना है। तो औसत सबको जोड़ लो, यानी कि टोटल योग बटे पदों की संख्या ये होता है औसत। 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 बटे में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 12 बटे 6 यानी 6 दूनी 12, 2। औसत कितना हो गया, 2 हो गया। बताओ ये भी क्वेश्चन करने लायक था, कुछ था, कुछ नहीं था। तुमने एक क्वेश्चन का तुमने मतलब कि बड़ा क्वेश्चन देख के तुमने छोड़ के आगे निकल गए। चलो 45 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा सही हो चुका है। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन, चलो ठीक, हाँ ये चलो बनता है कि हाँ नहीं पढ़ा है तुमने चैप्टर कि 46 नंबर, चलो छोड़ दिया कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जो चैप्टर पढ़ चुके हो उस पर तो कम से कम ध्यान दो यार। देखो सवाल समझो ज़रा, समझ में आ जाएगा। ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है, ठीक है। यानी कि कोई गोला है, यानी कि 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु का गोला, जैसे कोई गोला है, ठीक है, ये गोला है हमारा, व्यास कितना 42 सेंटीमीटर, व्यास अगर 42 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी होगी, 42/2 यानी कि 21 सेंटीमीटर की होगी त्रिज्या हमारी, होगी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर की। कह रहा है इसको क्या कर दिया, पिघला दिया गया है, इसको हमने क्या कर दिया, पिघला दिया, इसको पिघला दिया हमने, और एक तार बनाया, इसका हमने क्या बनाया, एक तार बनाया, एक हमने पिघला के इसका क्या बना दिया, तार बना दिया, ठीक है। तो पिघला के तार बनाया जिसका व्यास कितना 7 mm है, व्यास 7 mm, उसका त्रिज्या कितनी रही होगी, जिस तार की त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी रही होगी हमारी 7/2, 7/2 mm रही होगी, इतनी त्रिज्या रही होगी। कह रहा है तार की लंबाई याद कीजिए, जो लंबाई है, जो लेंथ है तार की, ये हमें बतानी है कि तार की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनना मेरी बात को, अभी मेंसुरेशन जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, बाकी तुमको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये हाई स्कूल लेवल के क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अब देखो ज़रा ध्यान, ये क्या हमारा गोला है, ठीक है, ये क्या है, गोला। ये वाला गोला नहीं जो हाथ में कंगन पहनते हो, वो गोला नहीं है। गोलक मतलब होता है पूरा ठोस, गोलक मतलब होता है पूरा ठोस। जैसे कि कोई, जैसे कि मान लो पत्थर है गोल गोल, तो पत्थर क्या होता है, चार बीच में गैप नहीं होता है, तो वो होता है गोला, ठीक है। वही पत्थर एक तरह से गोल गोल पत्थर है, समझो, ये वही हमारा गोला हो गया। अब ज़रा ध्यान से समझो, ये जो गोला है इसको हमने क्या किया कि हमने पिघला दिया पूरा, और गोले को पूरा पिघला के हमने क्या बना दिया, उसी गोले का हमने क्या बना दिया, तार ऐसे इसकी आकृति दे दी। तो ज़रा ये सोचो, जो इस गोले का आयतन है, इस गोले का जो आयतन है, वही आयतन तो हमारा इसका होगा, क्योंकि वही पूरा मटेरियल, उतना ही तो मटेरियल यूज कर रहे हैं हम लोग। जितना मटेरियल गोले में लगा है उतना ही तो मटेरियल हम इस तार में भी तो यूज कर रहे हैं बनाने में। यानी कि जो गोले का आयतन है वही तो हमारा तार के आयतन के बराबर होगा। जो हमारा गोले का आयतन है वही हमारा किसके बराबर होगा, तार के आयतन के बराबर होगा। क्लियर है इतनी बात की नहीं? तो इतनी चीज़ तो पल्ले पड़ रही होगी। अब हमको ये भी पल्ले पड़ रहा है कि अब देखो ऑप्शन पे जाते हैं तो हमारे मीटर और सेंटीमीटर में दे रखा है।
तो हमको इसमें चेंज में करना पड़ेगा। ये हमारा है सेंटीमीटर में, ये हमारा कितना mm में है। हमें पता है कि 1 मीटर में, हमें क्या पता है कि 1 मीटर में कितने mm होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1000 mm होते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको क्या बना लेते हैं, 21 मीटर है, 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग मीटर में बना लें। अगर इसको मीटर में बना दें तो कितना हो जाएगा, 21/100 हो जाएगा। मीटर बनाने के लिए 100 का भाग देंगे तो 21/100 मीटर हो जाएगा। ये त्रिज्या हो जाएगी किसकी, गोले की हो जाएगी गोले की त्रिज्या। अब देखो इसको चेंज कर लेते, 7/2 mm है, 7/2 क्या है, mm है, 7/2 क्या है, mm है। इसको चेंज करना है हमें, किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो क्या कर देंगे, 1000 का भाग दे देंगे। तो देखो इस तरह से 7/2 और 1000 का भाग दोगे तो कहाँ जाएगा, 1/1000 करोगे तो यानी कि कितना होगा, 7/2 इंटू 10⁻3। तो ये हमारी त्रिज्या बनी जाएगी। ये त्रिज्या किसकी बनी जाके, ये हमारी बनी जाएगी बेलन की त्रिज्या। इतनी चीज़ समझ में आ गई तुमको? ठीक है, तो कुल मिला के हमारा क्या निकला, हमारा ये निकला कि जो गोले की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या कितनी है, 21/100 मीटर में है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा बेलन का तार है उसकी त्रिज्या कितनी निकल के आई है, 7/2 इंटू 10⁻3, इतने मीटर की निकल के आई है। इतनी चीज़ क्लियर है? चलो, अब हमको तुमको ये भी बता चुके हैं, यानी कि दोनों के आयतन बराबर होंगे, यानी V1 बराबर V2, यानी कि V1 बराबर V2 होगा, यानी कि गोले का आयतन और बेलन के आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। अब गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो ये पाई से पाई हो गया तुम्हारा कैंसिल। अब यहाँ लिख लेते हैं 4/3 इंटू आर क्यूब, गोले का त्रिज्या कितनी थी, 21/100, 21/100 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर में आर स्क्वायर, ये हमारी किसकी थी, बेलन की। बेलन की त्रिज्या कितनी थी, 7/2 इंटू 10⁻3। इसका क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू एच, ये हमें लंबाई बतानी है। बस हल हो गया क्वेश्चन। अब देखो ज़रा, तो हमारा क्या बनेगा जाके कि देखो ये हमारा 4/3 इंटू ये क्या हो जाएगा, 21 की पावर, यानी 21 इंटू 21 3 बार 21 लिख लिया। और ये 100 को लिख सकते हैं 10⁻2, और 10⁻2 की पावर 3 यानी 10⁻6 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 10⁻6 बचेगा, बराबर में 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 इंटू 7 इसको लिख सकते हो, बटे में 2 इंटू 2 यानी 4, और 10⁻3 को क्या लिख सकते हो, 10⁻6 लिख सकते हो, इंटू क्या है, एच है, हाइट बतानी है। अब ये 10⁻6 से ये 10⁻6 कैंसिल आउट हो गया, एक साथ से 7×3 = 21 हो गया, दूसरे साथ से भी 7×3 कितना हो गया, 21 हो गया। अब देखो क्या है कि यहाँ पे कितना बचा हमारा, अब ये 1 3 से ये 1 3 कट गया। अब 7×21, 7×21 और 21 इंटू 4, 21 इंटू क्या बचा है, 21 यार, 21 इंटू कितना बचा, 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 84 मीटर। कितना आ गया हमारा, 84 मीटर आ गया। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, गुड़ा में गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, सब गचपच हो गया ना। 4 3 12, हाँ 1 21 बचा है ना, ये 1 21 बचा हुआ है। 21 इंटू 4 कितना होगा, 84 हो गया। 21 इंटू 4 84, और ये 4 यहाँ बचा है, 84 इंटू 4, तो 4×4 = 16, हाथ से लग गया 8, और 8×4 = 32 और 33, कितना आ गया, 336 आ रहा है। यार ऐसे ही क्वेश्चन होगा यार ये, ठीक है। तार की लंबाई बतानी है, कुछ घटपट ज़्यादा हो गया, ठीक है। यही होता है, मतलब हाथ से करते हैं तो बड़ा दिक्कत होता है, इसमें बड़ा घिचपिच हो जाता है। फिलहाल तरीका यही है तुम्हारा, तरीका यही लगेगा, यही तुम्हारा लगेगा, ठीक है ना। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेना, बाकी पूरा पैटर्न वही है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हमसे कैलकुलेशन में कोई ना कोई दिक्कत गलती हो गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन पढ़ो जरा। हमने बताया था एक तरीका, इसमें 47 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया था, हमने कहा था कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है S1 इंटू S2 इंटू क्या होता था, टाइम डिफरेंस होता था, इंटू टाइम डिफरेंस होता था। और यहाँ पे क्या होता था कि जो हमारी स्पीड होती थी उसके अंतर हम लोग क्या करते थे, भाग दे देते थे, ठीक है। तो हमारी क्या हो जाती, टोटल डिस्टेंस आ जाती थी। तो जो टाइम डिफरेंस था,
इसको हमने किस में रखना है कि घंटे में रखना है। तो टाइम डिफरेंस अगर मतलब अपोजिट होती है, हम जो हमने बताया था, जो भी चीज़ अपोजिट होती है वो हमेशा ऐड होती है, और सेम चीज़ हमेशा घटती है। सेम हमेशा घटता है और अपोजिट हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की औसत गति जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पहले गति यानी S1 का मान कितना था, 50 किलोमीटर था। इसके बाद क्या हुआ कि एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति का 1/10 कम हो गई, यानी 50 का 1/10 निकालो, यानी कि कितना आएगा, 50 का 1/10 निकालोगे, निकल के आएगा 5। ठीक है, तो 5 गति कम हो गई, पहले 50 थी, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, नहीं अब कितनी बची हमारी, 45 बची है। कितनी बची, 45, यानी S1 इंटू S2 इंटू क्या है, टाइम डिफरेंस। कितना है टाइम डिफरेंस, तो टाइम डिफरेंस कितने का, 18 मिनट का है। ठीक है, 18 मिनट अधिक समय लगता है, 18 मिनट का टाइम डिफरेंस है, तो S1 S2। ठीक है, और ये हमारी क्या है, टोटल दूरी निकल के आएगी। टोटल क्या निकल के आएगी, दूरी निकल के आएगी। अभी हमारा 18 मिनट, इसको किस में बदलेंगे, घंटे में बदलने का, तो 18 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दे देंगे। और ये हमारा क्या, S1 S2, इनका डिफरेंस कितने का, 5 का, तो बटे में क्या कर लिया, 5 कर लिया। हल कर लो उसको, दूरी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको। ठीक, चलो अब ये कैलकुलेशन तुम ही कर लेना, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत ही छोटा हमारा क्या है कि इसमें मोबाइल में क्या है कि ज़्यादा कैलकुलेशन करते नहीं बनता है। तो जो चीज़ करने लायक है तुम्हारे, वो चीज़ कर लेना तुम। ठीक है, अगर तब भी आंसर नहीं आता है तो फिर हमको बता देना। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 47 नंबर क्वेश्चन था। आ गया समझ में। अब देखो 48 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा गलत है। बताओ फिर से, मतलब किस पे ध्यान दो यार, माइनस प्लस किस तरह से हल होता है, ये सब चीज़ें ब्रैकेट पे बहुत ध्यान देना तुमको। ठीक है, तो तुमने इसका आंसर लगा रखा है -2। क्या लगा रखा है, डी लगा रखा है -2, जबकि इसका आंसर क्या आएगा, 2 प्लस का सी आंसर होगा। ठीक है, -2 नहीं आएगा, सी आएगा। इसको फिर से कैलकुलेट करना कैलकुलेशन, और इसके बाद इसका कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ सी बराबर 2 आ गया है। ठीक है, 48 का बता देना। ठीक, चलो 48 हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन भी तुम्हारा गलत है। 49 क्वेश्चन भी गलत है तुम्हारा, 49 भी नहीं बताने वाले। इसका भी आंसर दोबारा कमेंट करो करके, ये सब क्वेश्चन बताने के लायक ही नहीं है जो हम तुमको बताएं। 49 नंबर क्वेश्चन भी सही से करो। 49 का आंसर क्या है वैसे, 49 का आंसर तुम्हारा सी आएगा, 5 आएगा। 49 का सी आएगा। दोबारा करके देखो, 2 क्वेश्चन हो गए, 48 और 49 दोनों करके कमेंट करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ऐसे ही जस्ट जैसा हमारा पिछला क्वेश्चन था वैसे ही हमारा 50 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। देखो 50 नंबर क्वेश्चन जो था जस्ट वैसे ही क्वेश्चन था जैसे पिछला क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन क्या है कि इस तरीके को हम चेंज करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन उस तरीके से नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन था छोटा क्वेश्चन था, तो हमें दिख गया था कि इसकी वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर ली थी। लेकिन क्या है कि इसमें हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुटअप नहीं करेंगे। तो किस तरीके से करना, ज़रा देखो। कह रहे हैं कि सांद्रा और मयूरी एक काम करते हुए एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि सांद्रा और मयूरी एक काम करते हुए एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, सांद्रा प्लस मयूरी, ठीक है, एक साथ काम करते हुए 45 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इनका पर्टिकुलर निकालें एक दिन का काम, तो 1/सांद्रा प्लस का 1/मयूरी, ये एक दिन का काम है, बराबर में कितना होगा, 1/45। ठीक है, ये क्या निकल के आया, सबका एक दिन का काम निकल के आया है। ये क्या है, एक दिन का काम है। इस तरीके से भी एक तरीका होता है निकालने का। ये चीज़ होगी, इतनी चीज़। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पूरा कर सकते हैं, तथापि मयूरी अकेले काम करती है तथा कार्य के 1/3 भाग को पूरा करती है। ठीक है, मयूरी जो है कार के 1/3 कार्य को पूरा करती है। मयूरी जो है कार के 1/3 काम को पूरा करती है। तो 1/3, 3 में से एक काम होगा, कितना बाकी रहेगा, 2/3। तो 2/3 काम किसने किया होगा, सांद्रा ने किया होगा। तो सांद्रा ने कितना किया होगा, 2/3 काम किया होगा। ठीक है, तो सांद्रा ने 2/3 काम किया प्लस मयूरी ने 1/3 काम किया। ठीक है, तो कह रहा है कि 1/3 काम पूरा हो जाने पर चली जाती है और फिर सांद्रा शेष कार्य को स्वयं पूरा करती है। सांद्रा है शेष कार्य को स्वयं पूरा करती है। सांद्रा के लिए कितना काम बचा, 2/3। तभी दोनों काम करते हैं, जो टोटल जो है 104 दिन में काम पूरा होता है। इतनी बात समझ में आ जाएगी। ये हम समीकरण 1 हो गया, इसमें कौन सा होगा, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अभी इस समीकरण 2 को हम सॉल्व करते हैं ज़रा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। समीकरण नोट कर लो इसको। समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं, तो जब समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या बचेगा, 2s प्लस का m बराबर क्या बचेगा, 312 बचेगा। सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, एलसीएम लोगे करके कर लेना।
तो हमारा क्या होगा, 104 है, उधर 3 उड़ा चला जाएगा, 104 इंटू 3 है 312, ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। और समीकरण 1 हमारा वो बन जाएगा 1/s प्लस का 1/m बराबर 1/45, ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, अब हम जाएंगे ऑप्शन पे। किस पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे। अब हम ऑप्शन पे जाएंगे कि ऑप्शन में देखो क्या हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि सांद्रा अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर पाएगी। सांद्रा जो है अकेले, ठीक है, पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगी। इसका मतलब जो ऑप्शन है वो सांद्रा का लिखा हुआ है कि सांद्रा के दिन लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर हम ए ऑप्शन की बात करते हैं, अगर हम ए ऑप्शन की बात करते हैं 240 अगर रखेंगे, अगर एस की जगह पे सांद्रा की जगह पे 240 रखेंगे तो कितना होगा, यानी कि 240 इंटू 2 यानी कि कितना हो जाएगा 48, 480 हो जाएगा। अब 400 से 312 माइनस का 480 तो यानी कि तो फिर हमें एम का मान कितना आएगा, यानी कि मयूरी का काम माइनस में आ जाएगा, तो ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता। बी ऑप्शन पे आते हैं, 120 यानी सांद्रा का 120, तो 120 रखो तो 120 इंटू 2, 2 इंटू 120 कितना होगा 240, 240 थी एन बराबर 312 माइनस का 240, घटाओ जरा इसको, कितना आ जाएगा 2 और 9 10 11 से 1 2 3 4 7 बचा। ठीक है, यहाँ कितना बचा है हमारा 72, यानी कि एम बराबर बचा 72। एम बराबर हमारा क्या निकल के आया, 72 निकल के आया। एम बराबर कितना निकल के आया हमारा, 72 निकल के आया। ठीक है, तो एम बराबर 72 निकल के आया, तो ये तो हमारा समीकरण 2 से निकला है। अब हम जरा कैलकुलेट कर लेते हैं कि एम बराबर 72 रखना सही आ रहा है कि नहीं है। समीकरण 1 में जरा रखते हैं, समीकरण 1 में आते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या बना है, 1/s प्लस का 1/m बराबर क्या बचा है 1/45 बचा हुआ है, यही बचा हुआ है। तो 1/s, एस का मान हमारा क्या है, एस का जो मान हमारा क्या है, बी ऑप्शन 120, 120 प्लस का 1/m, एम का मान क्या है हमारा 72 निकल के आया। ठीक है, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दो बराबर में 145 आना चाहिए हमारा, यानी कि दोनों बराबर आने चाहिए। हल कर लो जरा, 120 और 72 का एलसीएम लो। ठीक है, 120 और 72 का जब एलसीएम लेके हल करोगे तो जब इन दोनों को लेके हल करोगे तो इसका मान 1/45 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब 1/45 बराबर 145, यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, सेटिस्फाई होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, 50 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 50 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन करके दिखा देते तुमको, जो पिछला बार था। कह रहा कि ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा करते हैं। ठीक है, ए प्लस का बी, ठीक है, ए प्लस का बी, ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा करते हैं। 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा करते हैं। ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा करते हैं। ठीक है, हालांकि यदि ए अकेले आधा कार्य करके छोड़ दें, यानी ए आधा कार्य करता है, ये समीकरण नंबर। अब एक दिन का सबका काम निकालो, 1/a प्लस का 1/b बराबर क्या हो जाएगा, 1/1.2, पॉइंट हटाएंगे 0 पर आएगा, 5 काटो 2 पंचे 10, 2 6 12 यानी 5/6। तो हमारा एक समीकरण ये बन जाएगा, 1/a प्लस का 1/b बराबर 5/3, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब समीकरण 2 आगे देखो क्या करा है, कह रहा है यदि ए अकेले आधा काम करता है, ए आधा काम करता है, ए इंटू 1/2 प्लस का बी भी आधा काम करता है। जब इस तरह से काम करते हैं तो जो पूरा काम होता है हमारा कितना होता है, 2.5 दिन में पूरा होता है। तो हमको बताना बी ए की तुलना में, कह रहे बी जो है ज़्यादा काम करता है, यानी कि बी की जो क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो कह रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी कि बी हमसे पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिन में काम को पूरा करेगा। इसका मतलब हमारे जो ऑप्शन है वो सब बी के दे रखे हैं। तो इसलिए हम ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो पहले ए ऑप्शन को चेक करेंगे, बी ऑप्शन को चेक करेंगे, इसके बाद ए की वैल्यू जो बी की वैल्यू दे रखी, ए की वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद समीकरण 1 में रख के संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं लगना, बहुत तेज़ी के साथ करना काम ये। ठीक है, इसके बाद जब सी ऑप्शन पे आओगे तो सी ऑप्शन करके देखो जरा, सी बराबर बी बराबर 2 रखोगे तो 2, बी बराबर 2 रखोगे तो कितना होगा, ये कट जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा, ठीक है, बी, तो ए बराबर आ जाएगा 3। ए बराबर कितना आएगा 3। जब इस समीकरण में हल कर रखोगे 1/3 प्लस का 1/2 बराबर जब हल करोगे तो 5/6 आ जाएगा। तो संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, संतुष्ट। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला मेथड रखो, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 51 नंबर क्वेश्चन तुमने गलत कर दिया यार, मतलब ये सब क्वेश्चन तुम्हारे गलत होने नहीं चाहिए थे यार, क्या बताएं मतलब। पता है ये मैथ का पेपर इतना ईजी है ना, इतना ईजी पेपर इसमें मैथ का पेपर, समझ लो। देखो क्या कह रहा है, एक खाद्य खुदरा श्रृंखला में बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताज़े उत्पाद है। मतलब कि कोई डेयरी वगैरह है, ठीक है, तो उसमें जो बिक्री है
श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद, यानी डेयरी उत्पाद कितना है 30% है किसका, श्रृंखला की बिक्री का, यानी कि जितनी टोटल बिक्री होती है उसका 30% भाग क्या है, डेयरी उत्पाद है, और शेष जो है ताजे उत्पाद है। श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग इतने रुपए की बिक्री होती है, यानी बिक्री का 30% अगर निकालोगे तो हमारा निकल आएगा डेयरी का उत्पाद। ठीक है, बिक्री का 30% निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, डेयरी का उत्पाद निकलेगा। ठीक है, और जो शेष जितना रुपया बच जाएगा वो हमारा क्या होगा, ताजे उत्पाद के लिए होगा। अब कह रहा है कि यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग इतने रुपए की बिक्री हुई तो बताइए डेयरी उत्पाद में बिक्री की राशि क्या है। ठीक है, अगर प्रत्येक माह लगभग इतने रुपए की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पाद की बिक्री की राशि, यानी डेयरी उत्पाद की बिक्री की राशि बताना, यानी कि जो बिक्री है। ठीक है, नहीं बिक्री हमारी कितनी हो रही है, बिक्री हमारी हो रही 50,000 की, 50,000 की हो रही। अब इसका 30% निकालना है, डेयरी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेयरी उत्पाद की बिक्री, और डेयरी उत्पाद कितना है 30% होता है बिक्री का, तो इसका 30% केवल निकालना था यार। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 3 15, 15,000 आंसर हो गया। बताओ क्या सोच के तुमने किया था क्वेश्चन। 51 का डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो 51 का डी ऑप्शन होगा। तुमने क्या लगा रखा है, ठीक है 51 का डी है ना। ठीक है, तो फिर तुम्हारा सही है, 51 का डी तुमने लगा रखा है। चलो 51 नंबर सही है तुम्हारा क्वेश्चन। चलो 52 नंबर पे आते हैं। 52 नंबर का तुम्हारा भी आंसर सही है। 52 नंबर का क्या है, बी है। ठीक है, 51 का डी, 52 का बी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की। 53 नंबर क्वेश्चन तुमको नहीं आया। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। तो 53 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि एक बिंदु, देखो पहली बात तो 53 नंबर क्वेश्चन को समझ लो। देखो ये होता है हमारा, जैसे मान लो एक बिंदु ये हमारा ए है, एक बिंदु बी है, और एक बिंदु हमारा सी है जो कि रेखा को काट रहा है। एक बिंदु हमारा क्या है, सी है, जो कि इस रेखा को क्या कर रहा है, काट रहा है। एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, और एक बिंदु क्या सी है जो इस रेखा को काट रहा है। ये रेखा को जो है m अनुपात n में काटता है। किस अनुपात में काटता है, रेखा को m अनुपात n के अनुपात में काटता है। तो ए और बी एक रेखा है हमारी, और सी एक पॉइंट है जो रेखा को m अनुपात n में काटता है। ठीक है, हमने मान लिया जो सी के निर्देशांक है वो क्या है, x, y है। ठीक है, और जो ए के निर्देशांक है वो x1 और y1 है, और बी के जो निर्देशांक है वो हमारे x2 और y2 है। तो हमें बताना है कि जो ये जो बीच वाला बिंदु है, जो बिंदु है जो रेखा को m अनुपात n में बांटता है, तो ये x y के निर्देशांक क्या होंगे ये हमें बताना है। तो देखो x का है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर, अब देखो x बराबर तो x की वैल्यू लेंगे, यानी x1 और x2 लेंगे। अब देखो किस तरह से लिखने का तरीका है, तो यहाँ पर यहाँ से उठाएंगे m, इधर का क्या उठाएंगे, m उठाएंगे, इधर का m उठाएंगे, तो इधर का क्या उठाएंगे, x उठाएंगे। तो क्या हो जाएगा m x2 प्लस का, अब इधर का क्या उठाएंगे, x, अब क्या करेंगे, इधर का n उठाएंगे, इधर का n उठाएंगे तो x किधर का उठाएंगे, इधर का उठाएंगे, तो इधर क्या हो जाएगा n x1 अपॉन में क्या हो जाएगा m प्लस का n। ये हमारे किसके निर्देशांक हो जाएंगे, m के निर्देशांक हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, m के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, अब हम निकालते हैं y के निर्देशांक। किसके निकालते हैं, y के निकालते हैं, तो ये हमारा x का निर्देशांक इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, अब देखो y का निर्देशांक निकालेंगे, तो y बराबर निकालते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, m का इधर लेंगे तो m का इधर लेंगे, इधर लेंगे m, तो इधर का y किधर लेंगे, इधर लेंगे, तो m क्या हो जाएगा, m y2 प्लस का n लेंगे इधर का, तो y कहाँ लेंगे, यहाँ का लेंगे, तो n y1 अपॉन में क्या होगा m प्लस का n। तो ये फॉर्मूला होता है, कोई भी रेखा है, कोई रेखा ए बी है, ठीक है, अगर कोई बिंदु उसको किसी अनुपात में काटता है, ठीक है, तो उस बिंदु के निर्देशांक निकालने का तरीका ये होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कर लोगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कह रहा है एक बिंदु के निर्देशांक ये है, तो हमारा ये एक ऐसे क्वेश्चन है, एक बिंदु के निर्देशांक हमारा क्या है, -1, 9 है। इसका मतलब ये हमारा -1 क्या है, x है, और ये 9 क्या है, y है। जो पहले होता है वो x, जो बाद में होता है y होता है।
दूसरे बिंदु के निर्देशांक क्या है 11,1 है। दूसरे बिंदु के निर्देशांक क्या है 11,1 है। बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में काटता है। ये जो है हमारा वो 3:1 के अनुपात में कट होता है। 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं तो इसके निर्देशांक बताने ये जो बिंदु है यानी कि x, y हमने मान लिया यहाँ पे x, y है तो ये बिंदु बताने की क्या होंगे। ठीक है, x का मान निकाल लो ज़रा। x बराबर क्या होगा, इधर का 3 लोगे तो इधर का x ले तो x ही वैल्यू लेंगे। ये 3 लोगे तो इधर का x उठाओगे, क्या उठाओगे 11 यानी 3 × 11 प्लस का इधर का क्या उठाओगे 1, इधर का 1 उठाओगे तो इधर का x लोगे, ये ला x तो 1 × माइनस का 1 अपॉन में क्या होगा x m प्लस का n यानी कि 3 प्लस का 1 यानी कि 3 प्लस का 1 यानी कि क्या हो जाएगा 4। हल करो तो इसको 11 × 33 11 × 33 और यह कितना होगा माइनस का 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 यानी कि 32/4 यानी 4 × 8 = 32 8 हो जाएगा। तो यानी x का मान कितना हो जाएगा 8, x का मान हो जाएगा 8। इसी प्रकार से y का निकालोगे तो कितना निकलेगा 3। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 53 का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो 53 का क्या हो जाएगा 53 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 53 का डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 52 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा आ गया है, 53 नंबर बता दिया है। अब बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की। यार 54 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो रही थी तुमको? 54 नंबर क्वेश्चन नहीं आया तुमको? रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। चलिए इसके बाद 53 नंबर के बाद अब आते हैं हम लोग 54 नंबर तुम्हारा क्वेश्चन सही है। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो 55 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फिगर ऑफ काउंटिंग का है, तो इसको तुम कायदे से रिवाइज करो। ठीक है, इसका आंसर 21 होगा, 21 त्रिभुज होंगे इसमें। ठीक है, इसको कायदे से देखो, 21 त्रिभुज हैं दिख जाएंगे। ठीक है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है वाला जो हम तुमको बताएं। ठीक है, तो ट्राई करना, अगर ना है तो फिर भी कमेंट बॉक्स कर देना, तो मैं उसको नेक्स्ट वाली वीडियो में इसको इंक्लूड कर लेंगे क्वेश्चन ये वाला। ठीक, चलो बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की। अब बताइए 56 नंबर क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कितना ईजी क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि अब से 3 साल पहले पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक कम थी। चलो चाहिए कुछ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं, बता देते हैं। कह रहा अब से 3 साल पहले मतलब 3 साल पहले, 3 साल पहले की बात हो रही माइनस का 3 ईयर। ठीक, तो 3 साल पहले पन्ना की आयु जो पन्ना थी, ठीक है, पन्ना की जो आयु थी वो यूजीन, 3 साल पहले पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम थी। 3 गुने से, ठीक है, 3 गुने से 4 साल क्या थी कम थी। तो कह रहा कि अब से 3 साल पहले, अब से 3 साल अब से 3 साल बाद है, प्लस का 3 ईयर करो, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु, अब से 3 साल बाद यानी फ्यूचर की बात कर रही है, पहले की बात नहीं कर रहा, फ्यूचर की बात कर रहा है। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। ठीक है, यूजीन को हम मानते हैं एक्स, यूजीन को एक्स मानेंगे तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी 4x माइनस का 3 गुना यानी कि 3x माइनस का 4, इतनी हो जाएगी आयु, 3 साल बाद की आयु है ये। ठीक है, तो अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। ठीक है, तो यूजीन की आयु इस तरह से बन जाएगा। कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग कितना 54 है, उनकी वर्तमान आयु का योग 54 है, उनकी वर्तमान आयु का योग 54 है, तो पन्ना की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो वर्तमान आयु का योग है कितना, वर्तमान आयु का जो योग है वो हमारा कितना 54 साल है प्रेजेंट टाइम में। और ये जो हमारा जो समीकरण ऊपर लिखा है हमने, ये 3 साल बाद का लिखा है। तो ये अगर 3 साल बाद की, जैसे इस समय तुम 12 साल की हो, 12 साल की तो नहीं हो, मान लो 22 साल की अगर हो, 3 साल बाद कितने साल की जाओगे 25 साल की। तो यानी कि 3 साल बाद की आयु लिखी है, यानी कि जो ये जो समीकरण लिखा है 3 साल बाद का लिखा है, और प्रेजेंट टाइम की दोनों की आयु का योग कितना दे रखा है 54 दे रखा है। तो यानी कि 3 साल बाद हमारा पन्ना भी 3 साल की बड़ी हो जाएगी और यूजीन भी हमारा 3 साल का बड़ा हो जाएगा। तो अगर वर्तमान आयु का योग 54 है तो 3 साल बाद क्या होगा, 54 में कितना जुड़ेगा 6 जुड़ेगा, समझ में आ रहा। तो 54 में 6 जुड़ेगा यानी कितना होगा 60, यानी कि 3 साल के बाद ये कंडीशन आ गई कि 3 साल के बाद दोनों की आयु का जो योग है हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 3 साल के बाद
दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, कर लो इसको। तो यानी कि इसका ये प्लस का ये, यानी कि 3x माइनस का 4 और प्लस का x बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 3x और प्लस का x कितना होगा, 4x। 4x बराबर कितना होगा, 64। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 कम 4 और 4 से 24, x बराबर हो गया 16। यानी कि यूजीन हमारा कितने साल का है, 16 साल का है। और पन्ना कितनी की, 16 थी 48, 48 माइनस का 4, 48 माइनस का 4 यानी कि 44। पन्ना हमारी है 44 साल की। ठीक है, यानी कि जो यूजीन है हमारा 16 साल का है, जो यूजीन है वो हमारा 16 साल का है, और जो हमारी पन्ना है वो कितने साल की, 44 साल की है। ठीक है, तो यूजीन हमारा 16 साल का है और पन्ना हमारा 44 साल की है। ठीक है, तो ये हमारी आयु कब की निकली, 3 साल बाद की। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, पन्ना की वर्तमान आयु, पन्ना की वर्तमान आयु। तो पन्ना की 3 साल के बाद यानी फ्यूचर में, यानी 3 साल के बाद की आयु है 44 साल। तो प्रेजेंट टाइम में कितने साल का होगा, 3 घटा दो उससे, 41 साल का। तो पन्ना कितने साल का है, 41 साल का है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कठिन नहीं था। ठीक है, चलो 57 नंबर क्वेश्चन पे। 56 नंबर वैसे क्वेश्चन कर सकते थे तुम। ठीक है, कोई कठिन नहीं था। 57 नंबर क्वेश्चन पे आते देखो। 57 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ठीक है, नए टाइप का है। अभी तक कि तुमने क्या स्थानीय मान में कैसे पढ़ा होगा, जैसे हमने बोल दिया कि मान लो 568 लिखा हुआ है, 568 लिखा हुआ है, हम कहेंगे इसमें 6 का स्थानीय मान बताओ। 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6, और जितने आगे अंक हो उतने जीरो लगा लेते हैं, 60 हो गया। अब जैसे हम पूछ ले कि 5 का स्थानीय मान बताओ, तो 5 लिख लिया, आगे कितने अंक है, 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा लेंगे, ये चीज़ हो गया। हमने कहा 8 का स्थानीय मान बताओ, तो कितना होगा, केवल 8 हो जाएगा। तो ये तो हो गया स्थानीय मान का प्रोसेस, किस तरह से स्थानीय मान निकालते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जब संख्या पॉइंट में ना हो तब का है, जब संख्या हमारी पॉइंट में ना हो तब की है। अब देखो हम देखते हैं 6/8 में, कह रहा है 6/8 में 5 का स्थानीय मान निकालना है और 6/25 में 4 का स्थानीय मान निकालना है। कर लेते हैं ज़रा। 6/8, 8 का भाग दो ज़रा, 8 का भाग दो तो 0 पॉइंट, तो 8 7 56, तो कितना आ गया, यहाँ बचा 4, 0 8 5 40, यानी कि 0.75 आया। ठीक है, 0.75 आया। इसी प्रकार 25 का भाग इसमें, 25 का भाग 6 में दे दो, 25 का भाग 6 में दे दो तो 0 पॉइंट, और 25 दूनी 50, और बच्चा बचेगा 10, 100 25 होगा 0.24, 0 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी कि एक संख्या हमारी आ गई 0.75 और एक संख्या कितनी आ गई, 0.24 आ गई है। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है, मतलब क्वेश्चन ये 6/8 की जगह पे क्या लिखोगे, 6/8 की जगह पे लिखोगे 0.75, और 6/25 की जगह पे क्या लिखोगे, 0.24। ठीक है, तो इसमें यानी 6/8 में 5 का स्थानीय, यानी कि 0.75 में 5 का स्थानीय मान और 0.24 में 4 का स्थानीय मान बताना है। ये पॉइंटों में है, ये किस में है, पॉइंटों में। ठीक है, अब हम क्या है, 5 है, तो इसमें 5 का स्थानीय मान 5, 5 लिख दिया। इसके बाद कितने, अब ये अगर पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट अगर हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 5/100। ठीक है, इसके बाद इसमें देखो इसका 4 का स्थानीय मान बताना है, तो 4 और पॉइंट हटाओगे तो क्या आएगा, बटे में 100। ये हो गया इसका स्थानीय मान। लेकिन हमें क्या बताना है, योग, दोनों का योग, तो 5/100 और प्लस का 9, 5/100 प्लस का 4/100 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9/100। तो ये हमारा आंसर हो गया है। तो इसका स्थानीय मान इस तरीके से निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 57 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा करने लायक नहीं था और तुमने किया भी नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है मतलब जो नया टाइप का क्वेश्चन सीखने को मिला तुम्हें। ठीक है, चलो अब 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब 58 नंबर क्वेश्चन बताइए यार, 58 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा किसका है। 2 क्वेश्चन तुम्हारे आ गए इसमें हाइट एंड डिस्टेंस के, समझे, और 58 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया। क्या फ़ायदा हुआ हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने का। देखो कह रहा है कि एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। टावर के पाथ की ओर 20 मीटर पर स्थित बिंदु एक्स तक जाने पर उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। तो बिंदु ए से टावर की कितनी दूरी है। ठीक है, तो देखो एक टावर के शीर्ष से, मान लो ये टावर है, ठीक है, तो एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए, भूमि पर एक स्थित है बिंदु ए, यहाँ पर हमारा एक बिंदु ए है। ठीक है, तो एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। ये जो उन्नयन कोण है हमारा कितना है, 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, ये जो है हमारा 30 डिग्री का उन्नयन कोण है। ठीक है, तो एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर के पाथ की ओर 20 मीटर चलने पर, यानी कि आगे 20 मीटर यहाँ पे चलने पर, आगे ये 20 मीटर चलने पर, ठीक है, तो
तो कह रहा है कि एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर के पाथ की ओर 20 मीटर पर स्थित एक बिंदु एक्स, इस पे स्थित एक बिंदु एक्स है, पर जाने पर उन्नयन कोण बदल कर कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ये हमारा कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है उन्नयन कोण। तो तुम्हें पता है कि टावर के यानी कि कोई भी मीनार है, टावर है, उसके जितना पास जाओगे उसका एंगल उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है, यानी कि उन्नयन कोण बदल के कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है कि एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। टावर के पाथ की ओर 20 मीटर पर स्थित एक बिंदु एक्स तक जाने पर उन्नयन कोण बदल कर हमारा कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें बताना है बिंदु ए से टावर की दूरी, यानी कि ये दूरी हमको बतानी है, ये वाली डिस्टेंस हमें बतानी है। ठीक है, कि बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी है। ठीक है, तो इतनी चीज़ हमको बतानी है। अब ज़रा ध्यान से देखो, अब इसको हम क्या है, इस फिगर को हम उस तरफ लेके जाते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो हमको क्या है, एसी पता करनी है, ये फिगर था हमारा। ठीक है, तो ज़रा एसी में पता करनी है। अब ज़रा ध्यान से देखो, त्रिभुज ए सी डी को देखो, त्रिभुज ए सी डी को देखना ज़रा ध्यान से, कि त्रिभुज ए सी डी में देखा जाए तो चलो हम त्रिभुज ए सी डी ना देख के क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे हम डाल लेते हैं एक बिंदु एक्स, ये एक्स बिंदु था, ये एक्स बिंदु डाल लेते हैं। अब तुम देखो एंगल त्रिभुज एक्स सी डी, देखो त्रिभुज कौन सा, देखो एक्स सी डी। ठीक है, त्रिभुज एक्स डी देखो, तो त्रिभुज एक्स सी डी में देखो तो tan 60, ये अगर हमारा tan 60 है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। फिगर यार सही बना है अपना कि नहीं बना है। ठीक है, फिगर हमारा बिल्कुल सही बना हुआ है। ठीक है, तो ज़रा देखो एक कंडीशन हमने बनाई थी इसमें, हमने कहा था कि 30 के साथ दो, ये जो फिगर होता है ये 2:1 के अनुपात में विभाजित हो जाता है। ये फिगर किसी में अनुपात, कितने अनुपात में विभाजित होता है, 2:1 में। यानी कि हमारी जो ए एक्स है, ए एक्स अनुपात में एक्स डी, ये किस अनुपात में होगा, 2:1 के अनुपात में होगा। अब हमारा पता है ए एक्स कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। ए एक्स कितना दे रखा है, 20। तो 2 बराबर कितने हो जाएगा, 20 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 के। 1 बराबर हो जाएगा 10 के, 1 बराबर 10 के। तो एक्स सी डी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि ये जो है ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी 10। हमें बताना है ए सी। अब देखो पूरे त्रिभुज ए सी डी को देखो, ए सी डी में ये अगर 30 है तो ये कितना हो रहा होगा, ये हमारा पूरा 60 रहा होगा। ये पूरा कितना रहा होगा, 60 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। ठीक है, रहा होगा 60। अब देखो 60 डिग्री के सामने ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 30 हो गई है। ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 30 डिग्री हो गई है। 60 डिग्री के सामने भुजा कितनी है, 30 है। ठीक है, 60 डिग्री के सामने की भुजा कितनी है हमारी, 30 है। अगर 60 डिग्री के सामने की भुजा 30 है, जैसे हमने पढ़ा था कि 30 डिग्री के सामने की भुजा ए है, तो 60 डिग्री के सामने A√3 होगी। तो 60 डिग्री सामने भुजा इतनी है, तो 30 डिग्री सामने भुजा कितनी होगी, 30/√3 हो जाएगी। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें बताना है ए सी, यानी कि कोण बताना है। क्या बताना है, कोण बताना है। ठीक है, तो हमें पता लग गया सी डी कितना होगा, 30/√3 होगी। सी डी होगा वो हमारा क्या होगा, 30/√3 होगी। अब देखो, अब हमने पढ़ा था कि जो कण होता है वो क्या होता है, 30 डिग्री के सामने की भुजा का क्या होता है, दूना होता है। इसको इस तरह से भी हमने बोला था कि 30 डिग्री की जो सामने की भुजा होती है वो कण की आधी होती है। 30 डिग्री के सामने की भुजा कण की क्या होती है, आधी होती है। तो इसका मतलब 30 डिग्री के सामने भुजा हमको पता है, तो कण क्या होगा, इसका दुगना होगा। तो फिर तो ये जो कण है हमारा, ठीक है, ये जो कण है कितना हो जाएगा, 30/√3 का दुगना हो जाएगा। 30/√3 इंटू कितना हो जाएगा, 2। ये कण हो जाएगा हमारा ए सी। इसी का मान हमको बताना था। कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी क्या कर लो कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो √3 का। ये 30/√3 है, देखो कुछ इस तरह से बनेगा, 30/√3 इंटू कितना है, 2 है। तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लो, तो ऊपर क्या बचेगा, 30√3 अपान में क्या बचेगा, 3 इंटू कितना बचेगा, 2। इसको किया कितना होगा, 10, यानी कि 20√3 कितना हो गया, 20√3 हो गया।
तो हमारा क्या आंसर आ गया 20√3। तो बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी है? 20√3। नहीं आ रहा यार आंसर, कुछ गलती किए लग रहा है यार हम, है ना? देखो गलती कुछ नहीं किए हैं, हम लोग का आंसर पहले आ गया था। हम लोगों को ज़रा क्वेश्चन समझ पड़ा था। ये अगर देखो, ये अगर ये पूछता ना, कण पूछता, तो ये आंसर होता हमारा, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि बिंदु ए से टावर की दूरी बतानी है, टावर के शीर्ष की दूरी नहीं बतानी है। हम लोगों ने जो फिगर में किया है, देखो फिगर हम लोगों ने क्या किया है, अब तो पीछे भी नहीं जा सकते हम, इस तरह से फिगर हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। ये 60 है और ये हमारा कितना 30 है। तो हम जो ले रहे थे, क्या ले रहे थे? बिंदु ए से टावर के शीर्ष की दूरी है ये, बिंदु ए से टावर के शीर्ष की दूरी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? बिंदु ए से टावर की दूरी, ये हमको बतानी है। और ये हमारी कितनी निकल के आई है? 30 मीटर निकल के आई है, ठीक है। तो तुमने एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें बता दी, ठीक है। तो 58 का क्या हो जाएगा? 58 का हमारा हो जाएगा ए नंबर। 58 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। देखो क्या पूछ रहा है, बिंदु ए से टावर की दूरी पूछ रहा है, बिंदु से टावर के शीर्ष की दूरी नहीं पूछ रहा है। टॉप अगर शीर्ष बोलता तब वो हमारा कण निकलता, लेकिन तुमको बता दिया किस तरह से निकलेगा, वो भी हमारा आंसर अगर पूछता तो वो इस तरीके से निकालते, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदुओं पर बड़े त्रिभुज में 3 छोटे कोण इस तरह से बनाए जाते हैं कि छोटे त्रिभुज का प्रत्येक भाग बड़े त्रिभुज के समरूप का 1/3 लंबा हो, ठीक है। तो एरिया का क्षेत्रफल हमको बताना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है ज्योमेट्री का है, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं। चलो 60 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन तुमने किया या 60 नंबर क्वेश्चन तुमसे गलत हो गया, बताओ? है 60 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया? कितना तुच्छा क्वेश्चन है ये। देखो कह रहा है कि 150 छात्रों की एक कक्षा में, हमें पता है कि टोटल जो छात्र है वो कितने हैं? 150 है। टोटल छात्र कितने हैं? 150 है हमारे। 150 छात्रों की एक कक्षा में कम से कम एक खेल, कबड्डी खेलता है, तो मतलब कि कोई ना कोई खेलता है, कोई ना कोई, मतलब 150 छात्र हैं तो 150 छात्रों में से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो खेल ना खेलता हो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ खेल जरूर खेलता है। कुछ कबड्डी खेलते हैं तो कुछ खो खो खेलते हैं, ठीक है। कुछ हमारे कबड्डी खेल रहे हैं तो कुछ हमारे क्या खेल रहे हैं? खो खो खेल रहे हैं। तो कह रहे हैं 150 छात्रों की एक कक्षा में हर कोई कम से कम एक खेल यानी कबड्डी खेलता है या फिर खो खो खेलता है। लेकिन बोल रहा है कि 78 छात्र क्या है, दो कबड्डी खेलते हैं और 18 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है। तो हम फिगर इसको डायग्राम से बनाते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा कबड्डी को शो कर रहा है, ठीक है। और ये किसको शो कर रहा है? ये हमारा खो खो को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? ये हमारा खो खो को शो कर रहा है। ये कबड्डी को शो कर रहा है, ये खो खो को। तो 18 तो हमारा यहाँ आ जाएगा, 18 बीच में आ जाएगा। अब देखो क्या कर रहा है कि 78 छात्र कबड्डी खेलते, ये नहीं बोल रहा कि 78 छात्र केवल कबड्डी खेलते, इसमें अंतर है। तो कबड्डी में मतलब क्या है, इसमें इंक्लूड करके 18, यानी 78 छात्र के अंतर्गत 18 छात्र ऑलरेडी इंक्लूड है, ठीक है। तो कबड्डी वाले को तो इसको देखो जरा, कबड्डी वाले को तो ये 78 छात्र इसके अंतर्गत आने चाहिए, इसके अंतर्गत 78 छात्र आने चाहिए। 78 में से 18 हमने पहले लिख लिए, 78 में से 18 पहले लिख लिए तो कितने बचे? तो 8 से 8 गया 0, और 60 छात्र बचे, यानी कि केवल कबड्डी खेलने वाले कितने बचे? 60 बचे। समझ रहे हो? केवल कबड्डी खेलने वाले कितने बचे हमारे? 60 बचे हैं। तो कबड्डी खेलने वाले टोटल कितने हैं? 78, ठीक है। और 18 छात्र दोनों खेल खेलते, तो इस तरह से कबड्डी खेलने वाले कितने हो गए? टोटल 78 बन गया हमारे डायग्राम के हिसाब से, बन गया। अब देखो, अब ये 18 छात्र थे टोटल, यानी कि अगर हम बोलें कि कबड्डी खेलने वाले कितने छात्र हैं, तो तुम क्या बोलोगे? 60 प्लस का 18, यही तो बोलोगे, कबड्डी खेलने वाले छात्र हैं। अगर मैं बोलूँ केवल कबड्डी खेलने वाले कितने, तब तो तुम कहोगे 60 हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ खो खो खेलने वाले कितने हैं, तो खो खो खेलने वाले कितने बताओगे? अगर मान लो, अगर केवल खो खो खेलने वाले एक्स हैं, ठीक है। केवल खो खो खेलने वाले हमारे कितने? एक्स हैं। केवल खो खो खेलने वाले कितने? एक्स हैं। तो केवल खो खो खेलने वाले अगर एक्स हैं, तो अगर हम बोलें अच्छा ये बताओ कि खो खो खेलने वाले कितने हैं, खो खो खेलने वाले कितने हैं, तो क्या बताओगे? 18 प्लस का एक्स, ठीक है। 18 को इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ कि केवल खो खो खेलने वाले कितने हैं, तो केवल क्या होगा? एक्स होगा, हो जाएगा एक्स। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो क्या करेंगे कि, ठीक है, तो इस तरह से हमारा फिगर है, यानी कि ठीक है। हमने क्या किया कि अब देखो हमें निकालना है खो खो का, निकालना है क्या? निकालना है खो खो का। अब देखो इसको किस तरह से हम लिखते थे, अगर हम टोटल निकालें 18 को हम एक ही बार इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो केवल पहले कितने इधर है? 60, इधर कितने? प्लस का 18, इधर कितने? 18, ठीक है।
और प्लस का अगर खो खो खेलने वाले, केवल खो खो खेलने वाले एक्स माने, तो प्लस का एक्स बराबर में कितने होंगे टोटल, 150 के बराबर होने चाहिए। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 150 माइनस का 78। जब इसको हल करोगे कितना आएगा, 10 से 8 गया 2 और 0, 10 से 8 गया 2, 7 जीरो, कितना आ जाएगा यार, 150 से अच्छा घटाना है, 150 से घटाओगे ना तो 10 से 8 जीरो, और ये कितना बचेगा 7, 72 बचेगा। कितना बचेगा, 72 बचेगा। यानी केवल खो खो खेलने वाले कितने आ गए, 72 आ गए। केवल खो खो खेलने वाले कितने आ गए, 72। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी खो खो खेलते हैं, कितने प्रतिशत खेलते हैं। तो हमारे हिसाब से कितने खो खो खेल रहे हैं, 72 प्लस का 18, 72 प्लस का 18 90, 90 खेल रहे हैं। कितने में से टोटल, 150 में से। 90 150 का कितने परसेंट, 200। जब इसको काट पीट के हल कर लो तो कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा। कितना आ जाएगा तुम्हारा, 60% आ जाएगा, 60%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 60% हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तो नहीं था ये, बहुत ही तुच्चा क्वेश्चन था समझो। ठीक है, ठीक है। तो 59 नंबर क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन में छोड़ दो, इसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में बता देंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इसको समझाने में टाइम लगेगा और हमें कहीं जाना है। ठीक है, तो फिर क्या है कि ये वीडियो अपनी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई सेकंड वाली, तो 59 नंबर क्वेश्चन रहेगा, उसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, चलो बाय।